नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के सर में। आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ना है, मैंने मान लिया कि आपको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल भी नहीं आते और आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ की जो वीडियो है मैंने पार्टों में डिवाइड किया है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। अगर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको इन पार्टों को जरूर देखना चाहिए। अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, छोड़ना मत, छोड़ के मत जाना, वीडियो को जरूर पूरा देखना। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को कितने प्रकारों से हम निकाल सकते हैं, तो बिना वक्त गवाए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर वो चीज आप पे नहीं आती तो एलसीएम एचसीएफ सीखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। उन चीजों को समझिए पहले। इसलिए मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ से पहले कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कोई बंदा है, कोई बंदी है, अगर उनको अगर उनको 1 2 नहीं आते, एज्यूम करिए उनको 1 2 नहीं आते, और 1 2 नहीं आते तो उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी कैसे सिखा सकता है? कोई भी टीचर है कैसे सिखा सकता है? किसी बच्चे पर अगर एबीसीडी नहीं आती तो हम उसको इंग्लिश पढ़ना या बोलना या लिखना कैसे सिखा सकते हैं, बताइए। तो बिना वक्त के बाद चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं वो बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, उनमें जो बेसिक चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ जो आती है, हमको जो इसके बारे में पता होना चाहिए, वो पहली चीज़ एक चीज़ वो है हमारे पास गुणनखंड। जी हाँ प्यारे फ्रेंड्स, वो पहली चीज क्या है, वो है गुणनखंड। गुणनखंड को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फैक्टर। और इस गुणनखंड का जो नाम है ना, दूसरा नाम जो कभी कभी क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसका गुणनखंड का जो दूसरा नाम है, अदर नेम है, वो है इसका अपवर्तक। अपवर्तक, ये है इसका दूसरा नाम, अपवर्तक। यानी कि अपवर्तक कह लो, गुणनखंड कह लो, दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना, नाम अलग अलग है। अब समझते हैं गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड देखिए, गुणन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझको तो आ रहा है। गुणन मतलब हो गया हमारा गुणा। क्या हो गया? गुणा। खंड माने क्या होता है? टूटना, बटना, यही होता है ना खंड से। हिस्सा, पार्ट, भाग, खंड माने जैसे भूखंड, मैं कहने लगूं भूखंड, भूमि का टुकड़ा, हिस्सा, है ना। तो खंड का मतलब होता है टूटना। क्या होगा हमारा? खंड का मतलब होगा टूटना। मुझे कुछ समझ में आया, इस चीज को देख करके समझ में मुझे ये आया कि गुणनखंड का मतलब हो गया गुणा और टूटना, मतलब गुणा के रूप में टूटना। कोई हमारे पास संख्या है, उस संख्या को गुणा के रूप में तोड़ कर लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? संख्या का गुणनखंड हो जाएगा। कैसे? गुणा के रूप में टूटना कैसे? जैसे एग्जांपल समझते हैं। मैंने लिया 9 के, अब मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड यानी कि गुणनखंड करने हैं, गुणा के रूप में तोड़ कर लिखना है। बात यहाँ पर आती है कि गुणनखंड होते कैसे हैं। देखिए, 9 के गुणनखंड करने हैं मेरे को। 9 की, यहाँ लिखा मैंने 9, ऐसे एक लाइन खींचूंगा, बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट, फिर खींचूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको चेक करूंगा कि ये जो 9 है ये कट किससे रहा है, किससे कट रहा है। कटने का मतलब विभाजित, पूरा विभाजित, पूर्णतः विभाजित किससे हो रहा है? पूर्णतः विभाजित यानी कि विभाज्यता के जो नियम है उनके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बना दी है, पहले बना चुका हूं उनके ऊपर मैं वीडियो। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देखिए। तो मुझे देख रहा 9 है, 9 3 से कट रहा है। तो किससे कट रहा है? जिससे कटेगा उसको लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारी वर्टिकल लाइन हो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। 3 से फिर इसको करेंगे डिवाइड, कितने बार आएगा? 3 3 9, 3 बार जाएगा। जो क्वोशेंट आएगा हमारे पास, भागफल जो आएगा, क्वोशेंट जो आएगा हमारे पास, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे। जितना भी आएगा ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे लिखेंगे राइट साइड में। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे जो अभी करा था। अब इस 3 के लिए देखेंगे किस संख्या से कट रहा है। 3 2 से नहीं कटता, 1 से नहीं कटता, और 3 3 से कटता है, सही बात है। तो 3
जो जिससे काट रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, उसे इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा भाग देने के बाद भागफल जो मिलेगा उसको लिखेंगे, हाँ 3 बन जा 3 1 आया। और आपको पता है ये जो साइड में बने इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो बने 3 और 3, यही अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड यही है, यही है, क्या बने 3 बना और 3 बना, ठीक है ना। और क्या है गुणा, गुणा कर दूंगा अगर मैं इनकी तो 3 3 से 9 हो जाएगा, यानी 9 को मैंने गुणा के रूप में तोड़ कर लिख दिया, तो ये क्या हो गया 3 और 3 इसके क्या हो गए गुणनखंड। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो हमारी 0 से लेकर अनंत तक, उस संख्या में हमेशा हमेशा और हमेशा एक जो है ना, एक गुणनखंड होता है हमेशा। इसमें जो है एक भी गुणनखंड है इसका, एक, ठीक है ना। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ 12, 12 के गुणनखंड करूंगा क्या बनेंगे, देखिए देखिए वर्टिकल लाइन खींच दी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब यहाँ पर लिखेंगे डिवाइजर, जिससे हम भाग देंगे 12 को। पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, डायरेक्ट नहीं कि 6 से काट दिया 4 से काट दिया। 12 है, 12 मुझे पता पड़ गया भैया इसके इकाई के में 2 आ रहा था, 2 से कट जाएगी। क्यों पता पड़ गई, क्योंकि ये विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है 2 से। इसका मुझे विभाज्यता का जो नियम है वो मुझे मालूम है, अगर आपको मालूम नहीं है तो वीडियो जाकर देखिए। तो 2 है, 2 से कटेगा कितने बार, 6 बार, 2 छिक्का 12 है, तो क्वेश्चन आएगा यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। फिर देखिए फिर ये वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते जाएंगे जो हमारे डिवाइजर होंगे जिससे हम भाग कर रहे हैं। फिर 2 से जाएगा, क्या लिखेंगे, कितनी बार भाग जाएगी और क्या लिखेंगे बता दीजिए, 3 लिखेंगे, 2 या 6, 2 3 6, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो 3 आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, यानी आपके समझ में आ रहा है ना। और फिर कितने से जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3। अब ये जो मेरे पास ये है ना लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन के, ये क्या है मेरे पास गुणनखंड आ गए, लिख दो। अभी ने टूट तो गए, खंडित तो हो गए, अभी ने गुणा के रूप में लिख दो, 2 गुणा 3, 2 3 4 12, यानी कि हमारे जो टुकड़े हुए हैं सही हुए हैं। और ये जो मेरे टुकड़े बने हैं क्या, गुणनखंड फैक्टर यही है। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, एक की क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्यों, एक जो है सभी संख्याओं का क्या होता है गुणनखंड होता है, यानी कि फैक्टर होता है। तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये जो बने 12 के क्या बने, फैक्टर बने, गुणनखंड बने, गुणनखंड बने। अब ये अपवर्तक नहीं बने क्या, नहीं बने, अपवर्तक नहीं बने, क्यों नहीं बने, अरे अपवर्तक और गुणनखंड दोनों सेम ही तो है। जो गुणनखंड है वो अपवर्तक है, ये क्या बने 9 के अपवर्तक, ये क्या बने 12 के अपवर्तक, ये 9 के गुणनखंड या अपवर्तक, ये 12 के गुणनखंड या अपवर्तक, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया मतलब गुणनखंड करने का पहला तरीका, गुणा के रूप में तोड़कर लिख देना, गुणनखंड कहलाता है हमारा। लेकिन एक और तरीका होता है हमारे गुणनखंड करने के लिए, वो क्या होता है देखिए, मेरे पास 9 है, एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैं 9। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 9 तक वो संख्या लिखेंगे जिनसे 9 कटता है, जिनसे कटता है, यानी कि पूर्णतः विभाजित होता है। उसके लिए विभाज्यता के नियम आपको मालूम होने चाहिए। 1 से कटता है, 2 से नहीं कटता, 3 से कटता है और फिर 9 से कटता है। 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। और 9 से आगे किसी से कटेगा नहीं, ये तो आपको पता है। तो 1 3 9 जो बने ना, इसके 9 के गुणनखंड बन गए प्यारे फ्रेंड्स, क्या बनेंगे गुणनखंड। इनको क्या बोलेंगे, दूसरे नाम अपवर्तक बोलेंगे, इनको अपवर्तक, और इंग्लिश में बोले तो फैक्टर, ये हमारी बन गए फैक्टर। और दूसरा जो तरीका था उसमें हम क्या करते थे, गुणा के रूप में तोड़ कर लिखते थे, क्या बनता था 1 × 3 × 3, यही होता था। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्यों नहीं होना, क्योंकि ये है तो दोनों गुणनखंड ही, ये वाले भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। वो बात अलग है कि इनको हम गुणनखंड कहते हैं और ये वाले जो हमने गुणनखंड करे हैं, इन गुणनखंडों का जो दूसरा नाम है उनको अपवर्तक बोलते हैं। ये हमारे अपवर्तक होते हैं और ये हमारे गुणनखंड होते हैं। आप ध्यान देना, बहुत यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए इन वालों में और इन वालों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लिखने का अंतर है। वो लिखने का अंतर क्या है, वो लिखने का अंतर ये है कि यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड हैं, जो हमने गुणनखंड के रूप में करके लिखे हैं, ये हमारे गुणनखंड है जितने हमारे पास 9 के हैं। 9 के हमारे जितने गुणनखंड बनेंगे गुणा के रूप में तोड़ने के बाद, ये वो हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने गुणनखंड करे हैं, ये 9 के वो गुणनखंड हैं जो ज्यादा से ज्यादा 9 के बन सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, देखिए यहाँ पर 1 था, गुणनखंड था, 3 भी था और एक और 3 था। लेकिन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ भी था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 3 है। अब देखिए यहाँ पर 9 है, लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे ये बात बता दीजिए कि मैं इसको 1 × 9 नहीं लिख सकता।
लिख सकता हूँ ना। तो इस पे 9 मेरे को गुणनखंड मिल गया कि नहीं मिल गया, आप मुझे बता दीजिए। मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से मिल गया मुझको 9 मेरे यहाँ पर भी आ रहा है और 9 मेरे यहाँ पर भी आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे गुणा के रूप में जो गुणनखंड होते हैं वो जितने गुणनखंड होते हैं उतने ही होते हैं, मतलब जितने बनेंगे उतने ही। लेकिन अपवर्तक फॉर्म वाले जो अपवर्तक की तरह जो गुणनखंड होते हैं, अपवर्तक वाले जो गुणनखंड होते हैं हमारे पास, उनमें जितने गुणनखंड बनेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं वो सारे गुणनखंड होते हैं। जैसे अब यहाँ 1 था 3 था, यहाँ भी 1 था यहाँ 3 था। अब और क्या गुणनखंड बन सकता है, देखिए 1 बन सकता है और 3 3 9 और 1 और 9 बन सकता है। इनकी मल्टीप्लाई कर दी, जितने ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया 12 की इस विधि से क्या करूंगा मैं, अपवर्तक करूंगा, यानी कि गुणनखंड करूंगा। क्या होंगे, जिससे 12 कटेगा उन संख्याओं को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। कटने का मतलब पूरा पूरा विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कहां तक लिखने पर, हमें 12 तक ही लिखने, क्योंकि 12 तक ही कटेंगी संख्या 12 से। देखिए 1 से कटता है 12, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 खुद 12 से कटता है। ये आपको पता है, 12 खुद 12 से कटता है। अब 12 आगे तो और किसी संख्या से कटने वाला है नहीं। अब जो संख्या आएंगी आगे वो उल्टा 12 से कटेंगी, वो संख्या ना कि 12 उन संख्याओं से कटेगा। आपको बात जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, अब ये मैंने अपवर्तक की फॉर्म में गुणनखंड करे। अब मैं गुणा के रूप वाले जो गुणा में लिख करके ऐसे गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों को करता हूँ 12 की। 1 × 1 × 2 × 2 × 3 ये बनेंगे मेरे पास। यही बने, कितने गुणनखंड बनने हैं, 4। और यहाँ पर कितने बनना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बनने हैं, 4 बनने हैं। इतनी नाइंसाफी यार, कैसे इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है हमारे साथ? नाइंसाफी नहीं हो रही है, बस समझने की बात, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। ध्यान दो, यहाँ पर ये जो मैंने अभी बताया था, ये जितने ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड बन सकते हैं हमारे पास वो गुणनखंड है। और यहाँ पर ये जो गुणनखंड है जो 12 के एग्जैक्ट गुणनखंड है, रियल में गुणनखंड है वो ये है। लेकिन ये जो अपवर्तक की फॉर्म में है जितने बन सकते हैं वो है। जैसे अब मैं ये बात मुझे बता दीजिए, ये जो गुणनखंड है मैं पहले 1 × 2 2 जा 4 इनकी मल्टीप्लाई कर लूं और इंटू 3। अब मेरे पास बताइए कौन कौन से गुणनखंड हो गए, 1 हो गया, 4 हो गया, 3। और मुझे 4 मिल गया कि नहीं मिल गया, 4 मिल गया। मुझे पहले 1 मिल रहा था, 2 मिल रहा था, 3 मिल रहा था। लेकिन गुणा करने के बाद क्या हुआ, मुझे 4 मिल गया कि नहीं मिल गया, गुणनखंड मिल गया। क्योंकि मुझे ये सारे बनाने हैं, इन गुणनखंडों से गुणा के रूप में जो टूटे हुए हैं इन्हीं से ये ऊपर वाले गुणनखंड हमारे बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा गुणा करके बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 1 बन गया। अब मैं इस 2 की इस 3 के साथ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 1 × 2 × 6 बनेगा। यही बनेगा ना, 2 3 6, या इसकी इससे गुणा कर लीजिए या इस 2 की 3 से गुणा कर लीजिए। तो 2 3 6, 2 कितने होंगे, 6। 1 बन गया, 1 है हमारे पास, 2 बन गया, 2 भी है हमारे पास। अब कितना बन गया, 6 बन गया। अब 6 आ गया हमारे पास, 6 बन गया, 4 बन गया। गुणनखंड बन गया कि नहीं बन गया? कहां से निकले, ये वाले जो गुणनखंड थे इन्हीं में से गुणनखंड निकले ना हमारे पास। आप मुझे बता दिए, इन्हीं में से निकले। अब इसको मैं ये नहीं लिख सकता, 1 × इन सबकी मैं गुणा कर दूं, 2 दूनी 4 दिया 12 कर दिया, तो कितने गुणनखंड बने, 2। एक तो 1 बना, एक 12 बना, तो 12 भी 12 का क्या हो गया, यहाँ पर गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया? इसमें से इसके गुणनखंड हमारे निकल गए कि नहीं निकल गए, आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर गुणा के रूप में था और ये ज्यादा से ज्यादा जितने गुणनखंड बन सकते थे वो थे। इन्हीं ये जो हमारे पास गुणा के रूप में गुणनखंड होते हैं, इन्हीं की गुणा कर करके लगा करके सबके साथ अलग अलग ये वाले गुणनखंड बन जाते हैं। बस थोड़ा करने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है। अब अगली चीज समझते हैं। अगली चीज हमारी आती है हमारे पास, वो आती है समापवर्तक, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, उसको समझते हैं। चलिए, समापवर्तक या इनको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। और इंग्लिश में पता है इनको क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। समापवर्तक ये होता क्या है, इसको समझेंगे। देखो, उभयनिष्ठ शब्द से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मैंने पढ़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड तो हम समझते हैं, लेकिन गुणनखंड के आगे एक शब्द और जुड़ गया, वो है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान, एक जैसा, बराबर। समझ रहे हो? यहां पर देखेंगे हम समापवर्तक, अपवर्तक इतना अलग हिस्सा हो गया, अपवर्तक ये यानी कि गुणनखंड हो गया। सम माने क्या होता है, समान, बराबर, बात वही है। समापवर्तक कह लो या उभयनिष्ठ गुणनखंड कह लो, या इंग्लिश में इनको कॉमन फैक्टर कह देते हैं। सवाल क्या कहते हैं, सवाल कि 2 संख्या दे देगा हमारे पास, उसमें कहेगा कि इनके समापवर्तक ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कहा 9 और 3, ये मैंने 2 संख्या लिख दी, 9 और 3।
इनके समापवर्तक और उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड तो हो पर कैसे हो, उभयनिष्ठ हो यानी कि बराबर हो, समान हो। तो पहले इनके क्या करने पड़ेंगे, हमको करने पड़ेंगे गुणनखंड। क्या करने होंगे हमें इनका, सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए, देखिए तो क्या होगा, 1 9, 9 के गुणनखंड करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 3 तिया 9, जिससे काट रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कितने बन गए, 3 गुणा 3। और मैंने अभी एक बात बताई थी कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में सदैव 1 होता है, क्या होता है, 1, ठीक है ना। क्या बनेंगे, 3 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 1 गुणा 3, ये मैंने कर लिए। अब ये ऐसी संख्या दे देगा 2, उनमें कह देगा जैसे 9 और 3 थे, सवाल दे देगा कि 9 और 3 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए, कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या बताइए, कुछ भी कह सकता है। और मुझे क्या बताना है, उभयनिष्ठ बनाने हैं, समान बताने हैं, कॉमन बताने हैं, फैक्टर ही तो बताने हैं, फैक्टर जो कि मैंने कर लिए ऑलरेडी फैक्टर मैंने कर लिए। और फैक्टर बताने कैसे, उभयनिष्ठ बताने हैं, कॉमन बताने हैं, बराबर बताने हैं। तो बराबर फैक्टर इनके देखो क्या है, मैंने देखा भाई एक जो है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, मतलब कि जो एक और एक दोनों में जो गुणनखंड है वो समान है, क्योंकि एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो एक और एक क्या हो गया हमारे पास, बराबर हो गया, तो एक हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और देखते हैं और क्या हो गया, एक 3 हो गया और एक 3 हो गया, ये 3 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो 1 और 3 जो हमारे पास आए, ये क्या आए, 9 और 3 के समापवर्तक आए, यानी कि समान अपवर्तक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर प्राप्त हुए हमारे पास, हमको यहाँ पर 1 और 3, 9 और 3 के, समझ रहे हैं ना। और जैसे मैं कह दूं कि भैया हमें बता दो 4 और 6 के समापवर्तक बता दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड बता दो, कॉमन फैक्टर बता दो, तो क्या करेंगे, पहले टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे यानी कि गुणनखंड करो, करो क्या बनेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 2, क्या बनेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4 एकम 4, 2 एकम 2 तिया 6। अब इनमें चेक करेंगे, इनमें देखेंगे, क्या देखना है, समान उभयनिष्ठ बराबर, बराबर ही देखना, कुछ भी नहीं करना, गुणनखंडों के अंदर हमें बराबर देखना क्या है, 4 और 6 में बराबर क्या है, 1, और क्या बराबर है, 2, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है कहीं पर नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है कहीं पर, ये तो था पर ये इससे बराबर हो गया, तो क्या है हमारे समापवर्तक, 1 और 2, यही समापवर्तक है, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, यही है बस, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, एक और अगर कहेगा समापवर्तक बताने हैं, 1 और 3 हो गए, और वैसे इनमें समापवर्तक है क्या, 1 को भूल जाइए, वैसे है क्या, 3 ही तो है। इसमें बताइए, इसमें क्या है समापवर्तक, 2, क्योंकि 1 को भूल जाइए, 1 तो स्वयं सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है, इसलिए। अब जैसे मैं कह देता, इसको मिटा देता हूं अभी मैं, जैसे मैं कह देता 12 और 18, इनके क्या करने हैं, मुझे समापवर्तक बताना है, समापवर्तक बताने हैं तो जितने बनेंगे वो बताना है, समापवर्तक बताना है वो देखते हैं। देखें, इसके टुकड़े होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 ती 12, इसके बनेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, समापवर्तक बताना है। अगर क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन को क्या कहेगा, अगर कहेगा कि समापवर्तक बताइए, मतलब जितने भी समापवर्तक हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमें बताने हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताए, समापवर्तक बताना है, समापवर्तक 12 और 18 का समापवर्तक क्या बनेगा, देखिए, 1 इसमें भी है, 1 हमारा इसमें भी है बराबर है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है बराबर है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, बराबर है बिल्कुल। तो समापवर्तक बताइए, मतलब समापवर्तक कितने बने हमारे टोटल, 1 बना, 2 बना और 3 बना। अब ये है कौन से फॉर्म में, 3 दूनी 6 की फॉर्म में। भाई ये जो टुकड़े हो रहे हैं ना अलग अलग, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी कि टोटल जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 6 क्या आ रहा है हमारा समापवर्तक, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आया। क्यों आ रहा है, देखिए 2 बराबर हो गया, गुणा है ना गुणा, और 3 बराबर हो गया, 3 भी बराबर है और 2 भी बराबर है, और टोटल कितना बराबर है, 2 तिया 6, 6 दोनों में बराबर है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 गुणा 6 और 1 गुणा 3 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 कॉमन नहीं आ गया इनमें दोनों में, आ गया कि नहीं आ गया, आप मुझे बता दीजिए। समापवर्तक बताइए, ये समापवर्तक बताना है, एक पूछेगा तो एक, और ये
वैसे ये होता है हमारा रियल समापवर्तक, कॉमन फैक्टर ये होता है हमारा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हमारी जो अगली नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े हम, तीसरे स्टेप पे। अब आता है हमारा अपवर्त्य। तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा? अपवर्त्य। हाँ जी फ्रेंड्स, अपवर्त्य। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है अपवर्त्य। अपवर्त्य, अपवर्त्य कुछ समझ में आ रहा है? अपवर्त्य है नहीं आ रहा तो मैं किस लिए हूँ बताओ यार। अपवर्त्य, अपवर्त्य का जो दूसरा नाम है, इसको जो दूसरे नाम से इसको बुलाते हैं वो है गुणज। क्या है? गुणज है इसका दूसरा नाम। बहुत बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे इसका नाम बुलाता है अपवर्त्य, अपवर्त्य बेटे, अपवर्त्य, अपवर्त्य ये बुलाते हैं। लेकिन बहुत बहुत से को नाम अपवर्त्य नहीं पता, बहुत बहुत से को पता है गुणज। कहेंगे गुणज, गुणज बेटे, लेकिन दोनों आमने सामने आ जाए, इधर अपवर्त्य कहने वाला आ जाए, इधर गुणज कहने वाला आ जाए, उनमें तो लड़ाई बढ़ जाएगी। अरे इसका नाम अपवर्त्य है, नहीं इसका नाम गुणज है, नहीं इसका नाम अपवर्त्य है, नहीं इसका नाम गुणज है, इसका नाम अपवर्त्य है। लेकिन इसके नाम दोनों हैं, हमको पता है, सिर्फ उन दोनों उनको नहीं पता। हमको पता है अपवर्त्य और गुणज क्या है, समान है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल से कुछ समझ में आ रहा है और गुणज से कुछ समझ में आ रहा है आपको? गुणज सीधी भाषा में मैं इसको कहने लगूं, सीधी सीधी भाषा में, पहाड़ा, टेबल। अब कुछ समझ में आया? कोई हमारे पास संख्या है, समझिए संख्या है कोई हमारे पास, उस संख्या का जो पहाड़ा बनेगा, पहाड़ा बनता चला जाएगा, वो जो पहाड़ा बनेगा बनेगा बनेगा, वो जो कहलाएगा पहाड़ा जो बन रहा है ना, वो बन जो रहा है, वो इसका अपवर्त्य संख्या का। गुणज अपवर्त्य मल्टीपल वही है। जैसे मैं कहने लगता हूँ तीन, तीन क्या है अपवर्त्य बताने हैं कि गुणज बताने हैं, गुणज यानी कि पहाड़ा बताना है हमें, तो उसको लिख दो, तीन का पहाड़े लिखते चले जाओ। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन छक 12, तीन पंजे 15, तीन छिंग 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तीन निम 27, तीन दाम 30। बस यही एंड नहीं होने वाले इसका। हमने सोचा कभी 30 तक एंड होगा, आगे तक कितनी बढ़ते चले जाओ अनंत तक। 30 11 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48, फिर 51, फिर 54, कितने बड़े चले जाओ, डॉट 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 डॉट। समझ रहे हो? कोई भी हमारे पास संख्या है, उसका जो पहाड़ा बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 3, इसका जो पहाड़ा बना, ये एक रेल सी बन गई ना, रेल दिख रही है तुम्हें, रेल राजधानी एक्सप्रेस बन के आई है, ये जो बनी है राजधानी एक्सप्रेस, ये मल्टीपल है हमारा गुणज। अब पढ़ते यही है हमारा, यही है। अब इसमें एक शब्द और ऐड हो जाता है, समापवर्त्य। समापवर्त्य बताने हैं, फिर हम हमारे पास वहां बोलेगा दो संख्या होंगे, उनमें समापवर्त्य बताने हैं। जैसे क्या बताने होंगे अब हमें? समापवर्त्य, समापवर्त्य, वही आ गया सम्माने समान, जैसे पहले ऐड हुआ था समापवर्त्य, कैसे समापवर्त्य, जैसे दे देगा 3 और 6, इसमें बोलेगा, इसमें बोलेगा, इसमें दो समापवर्त्य, वर्तक नहीं वर्त्य बताइए, 3 समापवर्त्य बताइए, 4 समापवर्त्य बताइए, इसमें बोलेगा। जैसे अब हमें क्या बताने हैं? समापवर्त्य, सम माने समान, सम्मान्य हो गया समान, समान या बराबर, यानी कि बराबर हमें अपवर्त्य बताने, बराबर जो बनेंगे। अपवर्त्य बताने से पहले हमें अपवर्त्य लिखने होंगे, तो लिखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। हमें अब लिखेंगे 6 12 18 24 30 36 42, ठीक है ना। हमें बताने क्या? समापवर्त्य, अपवर्त्य तो हमने कर लिए, हमें बताने समापवर्त्य, सम समान बराबर, अपवर्त्य जो वो बताने। देखिए 6 इसमें, 6 इसमें बराबर हो गया, 12 आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना, और 18 आ गया, जी हाँ बिल्कुल 18 आ गया, और क्या आ गया 24, 24 आ गया, 24 आ गया यानी 24, और क्या आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। तो क्या क्या आगे लिख लेते हैं, 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया और 30 आ गया। ये हमारे क्या आ गए? समापवर्त्य आ गए। 1 2 3 4 5, 5 समापवर्त्य आ गए। और कहता 10 याद कीजिए, तो इसका जो हमने अपवर्त्य बनाया, गुणज बनाया, मल्टीपल बनाया, ये जो रेल बनी हमारी राजधानी एक्सप्रेस, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते और बढ़ाते चले जाते, 33 36 39 42 45 आगे चलता है, यहाँ पर 48 54 60 66 72 78 ऐसे चलते जाता है। जितने पूछेगा उतना आगे बढ़ाते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हम आप बच्चे इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन मल्टीपल,
कॉमन मल्टीपल बोलेंगे इसको इंग्लिश में। सम बराबर है तो कॉमन मल्टीपल, अनिष्ट गुणज बताने हैं समापवर्ती। ठीक है, ये हो गया। एक बात इनमें ध्यान देने वाली है, जो 3 है और 6 है, जो भी हमारे पास संख्या है हमने देखी 3 और 6, इनमें इनके सबसे छोटा अपवर्त्य कौन है? 3 है। अपवर्त्य सबसे छोटा तो 3 है, ये तो बढ़ते जा रहे हैं ना, रात दिन एक्सपेक्ट बढ़ती जा रही है। और 6 का जो छोटा अपवर्त्य कौन है? 6 है। यानी कि हमें कुछ पता लगा कि कोई भी हमारी संख्या है, उस संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्त्य होगा ना, वो स्वयं संख्या खुद होगी, खुद ही होगी। समापवर्त्य समझ गए, समान बराबर। अब इसके बाद अपवर्त्य हो गया, गुणज। अब समझते हैं हम भाज्य तथा अभाज्य संख्या। अब समझेंगे भाज्य तथा अभाज्य संख्या। अरे अब समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब मुझे देखा भाज्य, भाज्य जो ये जो शब्द है भाज्य, इस शब्द से मुझे कुछ समझ में आ रहा है। भाज्य, भाज्य मतलब होता है विभाजित होना, भाजित होना, भाजित, भाजित होना। भाजित का मतलब होता है कटना, कटना, कटना। भाज्य शब्द किससे मिलकर बना है? भाजित से। किससे बना है? भाजित से। और भाजित शब्द का मतलब होता है कटना। तो परिभाषा क्या बनी हमारी? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी हैं, उन सबसे कट जाएं, कट जाए, तो वो संख्या क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्या होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4, ये जो 4 है, क्या एक से ये 4 कट रही है? कट रही है कि नहीं कट रही है? बिल्कुल, 1 चौका 4 पूरी पूरी कट जाएगी। 4 ये संख्या जो है खुद स्वयं 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? कट रही है, 4 एकम 4। और एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से कट जाए, ये संख्या जो है 4 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है? बताइए। 2 दूनी 4, कट तो जाए पर कैसी? पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये जो संख्या है 4, ये 2 से कट रही है या नहीं कट रही है? आप ही मुझे बता दीजिए। कट रही है, यानी कि जो संख्या थी 4, 1 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, यानी खुद से, और किसी और संख्या से भी कट रही है 2 से। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कट गई, भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि किसी और संख्या से भी कट गई ना। और अभाज्य संख्या क्या होंगी? अमान्य होता है क्या? नहीं। भाज्य मतलब होता है भाजित। वे संख्या जो भाजित नहीं हो, मतलब एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, स्वयं मतलब खुद, मैं खुद, खुद से और एक के अलावा किसी संख्या से न कटे, किसी से भी ना कटे। कहने का मतलब देखिए, जैसे हमारे पास 2 है, 2 को मैं काटूंगा, 1 से कट जाएगी, कट जाएगी 1 से, बिल्कुल कटेगी ना, कट जाएगी ना, कट जाएगी। 2 से 2 को 2 से काटूं, कट जाएगी। 2 ऐसी और कोई संख्या जिससे मैं 2 को काट सकता हूँ? 3 से मैं 2 को काट सकता हूँ? काट तो सकता हूं, पर पूरा पूरा नहीं काट सकता। पूरा पूरा काट सकता हूं और किसी संख्या से मैं 2 को नहीं काट सकता। तो 2 कैसी होगी हमारे पास? अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि विभाजित ही नहीं हो रही, विभाजित ही नहीं हो रही। भाज्य संख्या कौन होंगी? वो वे संख्या जो 1 से, मतलब कि मैं हूं, जैसे कि मैं 1 से भी कट जाऊं, आजा 1 मुझे काट दे, मैं कट गया, मैं खुद से भी कट गया, मैंने चाकू लिया, कट गया। मैं किसी और से भी कट गया, मैं बहुत कमजोर आदमी, मेरे को और किसी ने भी काट दिया, काट दिया, तो मैं कैसा होगा? भाज्य संख्या। अभाज्य 1 से कटेगा, सिर्फ 1 से अपने पापा से, और उसके पापा के अलावा और किसी कोई उसे नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। यानी कि एक यानी कि उसके पापा, अपने पापा से कटेगा, खुद काट लेगा स्वयं को, किसी और की हिम्मत नहीं उसे काट दिया, उसे छेड़ दे, तो वो हो गया अभाज्य संख्या हमारे पास। जैसे मैं कहने लगा 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी संख्या से कट नहीं सकता। मैं बात करता हूँ 6 हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताइए। भाज्य संख्या है कि 6 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 3 संख्या से कट रहा है। मैं बोल रहा हूँ 12 है, बिल्कुल है, भाज्य कंपोजिट नंबर है। क्यों? 1 से कटता है, 1 से, 2 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से, 3 से भी कटता है, 4 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो ये इतने सारे सबसे तो कट रहा है, सबसे तो कट रहा कोई। अब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है हमारे पास 2। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और एक और बात यहाँ पर याद करने वाली वो ये है कि एक जो होता है ना हमारे पास 1 जो है 1, ये ना तो कोई भाज्य संख्या है, ना ही वो अभाज्य संख्या है, ना तो ये कंपोजिट नंबर है, ना ये प्राइम नंबर है, ये कुछ भी ना, समझ लो, नहीं कुछ भी ना तो ये लड़की ना ये लड़का, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना है, ना प्राइम ना कंपोजिट, कुछ भी नहीं है ये, बस एक है, यू ओनली एक, यू बस काट सके, किसी को भी काट दे। अभाज्य संख्या वो वाक काट देगा, भाज्य संख्या वाक काट देगा, खुद कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब अगली जो बात हमारे पास आती है वो आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जो अगली बात आती है हमारे पास, जो हमारे पास अगली बात आती है सह
अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या, इंग्लिश में इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। भाई देखो अभाज्य संख्या मुझे मालूम होगी, अब अभाज्य के आगे एक शब्द जोड़ के छोटा सा 2 अक्षर होगा सह, सह अभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ वो एक हो, जिनका जो अपवर्तक है समान यानी कि समापवर्तक वो एक हो, एक तो हो पर एक के अलावा और कुछ ना हो, बस एक ही हो। जैसे मैं कहने लगूं 4 और 5, इनके मैं करता हूँ गुणनखंड। मैंने करे यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 2, 5 के करे मैंने 1 गुणा 5। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, एक इसमें भी कॉमन है और एक इसमें भी कॉमन है और एक के अलावा 2 इसमें है कहीं 2 नहीं है, इसमें है सिर्फ, इसमें 5 है इसमें कहीं 5 नहीं है, मतलब और कोई बराबर नहीं है, हमारा समान नहीं है, सिर्फ क्या बराबर है 1 और 1। तो ये 4 और जो 5 हैं, 4 और 5 ये जो संख्याएं होंगी ये होगी सह अभाज्य संख्याएं होंगी हमारे पास। कैसे होंगी, सह अभाज्य संख्या। मैं कहने लगा 16 और 17, इसके टुकड़े करूंगा तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 17 के बनूंगा 1 गुणा 17, ये बनेंगे 1 गुणा 17, ये बनेगा ना, 17 एकम 17 हो गया। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1 और 1 इसमें बराबर है, लेकिन 17 है इसमें कहीं भी 17 नहीं है, 2 2 2 2 है इसमें कहीं भी 2 नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही बराबर है, एक ही बराबर है, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ही अपवर्तक है समान। तो ये जो 16 और 17 है एक ऐसी संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सहभाज्य संख्या। और मैं कहने लगता हूँ 2 और 4, 2 के टुकड़े 1 गुणा 2, 4 के टुकड़े 1 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए 2 के टुकड़े 1 गुणा 2, 4 के टुकड़े 1 गुणा 2 गुणा 2, ये बन गया। अब इनमें कॉमन देखो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 तो कॉमन है ही, और अलावा कौन कॉमन है, 2 कॉमन है 2 कॉमन है ना। तो ये 1 के अलावा एक और भैया टपक गया हमारा यहाँ पे, टपक गया, तो इस टपक के इसने काम खराब कर दिया, मामला खराब कर दिया। अच्छा बड़ा काम चल रहा है, टपक के नाश कर दिया। 2 और 4 जो होगी सहभाज्य संख्या नहीं है, ये जो है सहभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 5 16 और 17 क्या है हमारे पास कोप्राइम नंबर है। ये जो थी मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले, इनके बारे में आपको बिल्कुल ही ज्ञान होना अनिवार्य है, ये समझ लीजिए आप। अगले पार्ट में हम आपको समझाएंगे एलसीएम और एचसीएफ किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं, और उससे पहले समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और उनको कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।